आज बच्चे का होगा तो बाहर गए थे मतलब नहीं बॉय से तो गए हैं बाहर गर्ल्स भी करना अंदर की रूम में कुछ आएंगे कुछ सच्ची धूप सेक रही है ठंड हो गई आज है बस मैं धूप सेक रही चलो फिर तुम 5 मिनट वो क्या है जी क्या बताऊं मैं बढ़िया हूँ आप बताया करना है स्टार्ट एड्रेनल ग्लैंड पढ़ेंगे आज ठीक है जैसे ये आपकी किडनी है ये क्या है सपोज आपकी किडनी है ठीक है तो इसके ऊपर प्रेजेंट होगा तो ऊपर क्या प्रेजेंट होगा एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होगा बाहर वाला पोर्शन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स अंदर वाला पोर्शन इज कॉल्ड मेडुला और ये एड्रिनल ग्लैंड है तो इसको एड्रिनल मेडुला भी बोल सकते हो और एड्रिनल कॉर्टेक्स भी आप बोल सकते हो ठीक है क्लियर है इतनी बात ये तो देखो किडनी कितनी होंगी हमारी बॉडी में दो होंगी यानी कि पेयर में होंगी
तो ये भी क्या होंगे, पेयर में होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है। अब ये ग्लैंड में क्या होंगे, दो तरह के टिश्यूज होंगे। कौन से? कितने तरह के टिश्यूज होंगे? टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज होंगे। ठीक है। वही बात है, एक तो क्या है, एड्रिनल मेड्यूला है, और दूसरा एड्रिनल कॉर्टेक्स है। अब देखो, मैं इसको थोड़ा सा क्या बना दूं, जूम करके बना देते हैं। चलो। दिख रहा है? दिख रहा है सबको वॉइस? ये क्या बनाया है हमने, एड्रिनल ग्लैंड बनाया है। क्या बनाया है ये हमने, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है। अब ये वाला पोर्शन क्या होता है, जोना ग्लोमेरुलोसा। क्या होता है, जोना ग्लोमेरुलोसा। दूसरा वाला क्या होता है, ये जो मैंने आपको ब्लू कलर का बनाया है, ये कितना है सेक्शन, इसको मैं अलग कलर से ले लेती हूँ। ठीक है। ओनली ब्लू वाला पोर्शन, ब्लू कलर से लूँ क्या इसको? कर दो। आगे से होगी, उधर लिख दो, उधर लिख देना है, दोना फेसिक्यूलेटा। और ये जो पिंक वाला पोर्शन है और ग्रीन वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो पिंक और ग्रीन वाला पोर्शन है पूरा, ये कौन सा होगा, जोना रेटिकुलरिस दिया हुआ है, इसमें तो है ही नहीं लेकिन, यह है वो कोई नहीं है, वेंट्रिकुलरिस होगा, वेटिकुलरिस, वेटिकुलरिस होगा, है इसमें? मैं तो लिख ले रहा हूँ है। अच्छा, हाँ, रेटिकुलरिस दिया हुआ है। चलो रेटिकुलरिस लिख लो। रेटिकुलरिस। ठीक है। ये तीन क्या है, लेयर्स हैं। अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो पिंक वाला मैंने नाम लिखा है, जोना रेटिकुलरिस, ये सबसे अंदर वाली है, इनर लेयर। मिड वाली कौन सी हो गई, जोना फेसिक्यूलेरिस गई। और ये लास्ट वाली क्या हो गई, आउटर, जोना ग्लोमेरुलोसा, ये हो गई आपकी आउटर लेयर। कौन सी लेयर हो गई, आउटर लेयर। अब ये क्या सिक्रीट करती है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ये लेयर क्या करेगी, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। इस मिनरलोकॉर्टिकॉइड से कौन सा हार्मोन निकलेगा, वेरी गुड, एल्डोस्टेरॉन। दिख रहा है ना कलर, एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन। ठीक है। जोना फेसिक्यूलेटा से क्या निकलेगा,
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कौन सा हार्मोन निकलेगा यहाँ से? कॉर्टी कॉर्टिसोल। इससे कौन सा निकलेगा? जोना रेटिकुलरिस से? नहीं, एंड्रोजन से निकलेगा इससे। क्या निकलेगा? वो आपने मेल फीमेल दोनों की बात कह दी। यहाँ से क्या निकलेगा? एंड्रोजन। एंड्रोजन किसमें होता है? ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स होता है जो कि किसमें होता है? मेल्स में प्रेजेंट होता है। एक बारी मैं चेक कर लेती हूँ। कौन सा था ये वाला? रेटिकुलरिस वाला। हम्म। देखो एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड दिया हुआ है ना? एंड्रोजन से दिया हुआ है, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड दिया हुआ है लास्ट की लाइन में, दैट मीन्स एंड्रोजन ही निकलेगा। ठीक है। और ये लास्ट में आपके ये जो ग्रीन कलर से बना हुआ है ये क्या है? ये भी मैंने गलत बता दिया, ये पिंक वाला ही रहेगा ये बस। पिंक वाला इज दिस। ये ग्रीन वाला क्या है? ग्रीन वाला हाँ, ये मेड्यूला है, क्योंकि मेड्यूला क्या है? इनर पार्ट है ना यहाँ पर। ये रहा। तो ये पूरा एड्रिनल ग्लैंड का जूम इन करके डायग्राम है। सबसे बाहर वाली जोना ग्लोमेरुलोसा है। गलत लिखी हुई है स्पेलिंग, लो कर लो ठीक। ठीक है, ग्लोमेरुलोसा। ब्लू वाली जोना फेसिक्युलेटा है। ठीक है, इससे क्या होंगे? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट होंगे जो कि कॉर्टिसोल ज्यादा करेगा ये सिक्रीट। पिंक वाला ये जोना रेटिकुलरिस, ये क्या करेगा? एंड्रोजन करेगा। व्हाट इज एंड्रोजन? ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स प्रेजेंट इन मेल। ठीक है, और मेनली क्या होता है एंड्रोजन में? टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? जो कि क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है। क्या है? अब ये जो ग्रीन वाला है, इनर मोस्ट वाला पार्ट है, ये क्या है? ये मेड्यूला है, यानी कि इसको आप क्या बोल सकते हो? एड्रीनल मेड्यूला। इसका काम क्या होगा? ये बंद किया हुआ है क्या? देखना। इमरजेंसी हॉर्मोन्स को करेगा ये किसको करेगा? इमरजेंसी हॉर्मोन्स को। जैसे कि जैसे कि अभी बोल तो रही हूँ, बोलो। जो हमारी बॉडी में जैसे हम सबको किसी ना किसी चीज से डर लग जाता है ना एकदम, ठीक है, या ऊंचाई पे जाएंगे तब डर लग जाएगा, है ना? तो ये सब कैसे हॉर्मोन्स आते हैं? सब इमरजेंसी हॉर्मोन्स आएंगे। शॉक लग जाएगा, किसी की जैसे डेथ सुनते हो आप, किसी की डेथ हो गई तो एकदम से शॉक लग जाता है, तो आप उसी के बारे में सोचते रहते हो। तो ये वाली चीजें, ये ऐसी वाली कंडीशन में कौन सा हार्मोन क्रिएट होंगी? इमरजेंसी हार्मोन क्रिएट होंगे। ये मत बोलना कि इमरजेंसी हार्मोन क्या होंगे। ऊपर होते हैं, किडनी के ऊपर होता है। देखो दिया हुआ है बुक में। एंटीरियर गलत है वो। देखो यहाँ पर किडनी के ऊपर होगा ये। ठीक है, और पूरे पार्ट पे नहीं होगा किडनी के, सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन पर होगा। सिर्फ किस पर होगा? ये ऊपर वाले पोर्शन पे होगा। और कैसा होगा? ट्रायंगुलर शेप में। मिनरेलो कॉर्टिकॉइड। दोबारा बता रही हूँ एक बारी। हम क्या पढ़ रहे हैं आज? एड्रिनल ग्लैंड पढ़ रहे हैं। ये हमने रेड कलर से क्या बनाया है? किडनी बनाई है। क्या बनाई है? किडनी। ठीक है, किडनी से ये जो पाइप इसमें आ रहा होता है वो कौन सा पाइप होता है? यूरेटर होता है। कौन सा होता है? जो आएगा वो तो रीनल आर्टरी होगी, वो तो ब्लड लेकर आएगा, तो आर्टरी तो लेकर आएगी ब्लड, और फिर जो किडनी से निकलेगा वो कौन सा होगा? वो होगा यूरेटर। कहाँ पर जाएगा यूरेटर? यूरिनरी ब्लैडर में। किसमें जाएगा?
यूरिनरी ब्लैडर से जब वो फुल फुल हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर यानी कि आपको अर्ज होगी कि अब आपको वॉशरूम जाकर क्या होना है, फ्रेश अप होना है, तो वो क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर से कौन सा पाइप लेकर जाएगा यूरिन को, यूरेथ्रा, कौन सा जाएगा, यूरेथ्रा। हो गई ये वाली इतनी बात। अब देखो ये तो आप पढ़ चुके हैं इतनी इतना पोर्शन तो। अब इसके ऊपर ही जो ट्रायंगुलर शेप का क्या है, एक टिश्यू प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे, एड्रीनल ग्लैंड बोलेंगे। अब इसके बाहर वाला पोर्शन इज कॉर्टेक्स, के अंदर वाला इज मेड्यूला। ऐसे ही आपने किडनी के में भी पढ़ा होगा, जब आपने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उसमें भी यहाँ पर क्या होते हैं, पिरामिड्स होते हैं ना, तो ये पिरामिड मेड्यूला, और ये जो पोर्शन बचा था ये क्या था, कॉर्टेक्स। और हम जहाँ तो ये भी बात कितनी की करते हैं, वहाँ रीनल की बात होती है, रीनल की बात करते हैं तो किसकी बात होती है, किडनी की बात होती है। यहाँ पर रीनल क्या है देखो, समझ में आ गया ना, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होगा, ठीक है, आगे बात समझ में। और देखो ग्लैंड कौन सा हो गया, एड्रीनल ग्लैंड, एडी लग गया है बस, तो इसका पोर्शन मेड्यूला वाला एड्रीनल मेड्यूला कहलाया जाएगा, और इसका एड्रीनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स वाला पोर्शन क्या कहलाया जाएगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब ये आपका जो एड्रीनल ग्लैंड है, ये दो पार्ट्स हमने अभी अभी पढ़े हैं, इस पूरे ग्लैंड को हमने ऐसे बना लिया, ये व्हाइट कलर से जो लेयर है इट इज कॉल्ड जोना ग्लोमेरुलोसा, ये क्या सिक्रीट करेगा, मिनरलो कॉर्टिकॉइड, क्या करेगा, हाँ, और क्या करेगा, कौन सा हार्मोन करेगा इसमें, मिनरलो कॉर्टिकॉइड से कौन सा हार्मोन होगा, एल्डोस्टेरोन, वो लिखा हुआ है उधर। अब आ जाओ इस ब्लू वाले पोर्शन पर, ये है जोना फेसिक्यूलेटा, क्या है, जोना फेसिक्यूलेटा, जोना मीन्स लेयर, जोना मीन्स लेयर, ठीक है, ये कौन सा करेगा, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड करेगा, ठीक है, इसके अंदर कौन सा हार्मोन होगा, सिर्फ कॉर्टिसोल, क्या होगा, कॉर्टिसोल। ये जो पिंक वाला है आपका पोर्शन इट इज कॉल्ड जोना रेटिकुलरिस, क्या है ये, जोना रेटिकुलरिस, ये क्या करेगा, बहुत सारे हार्मोन करेगा, और खुद एंड्रोजन क्या है, ग्रुप ऑफ हार्मोन किसमें प्रेजेंट होते हैं, मेल्स में प्रेजेंट होता है, और मेल्स में एंड्रोजन्स में ज्यादातर क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन होगा, क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन। और ये जो ग्रीन वाला है, ये इतना पोर्शन कॉर्टेक्स है, ग्रीन वाला ये मेड्यूला, क्या है, इसको हम पूरा लिख सकते हैं एड्रीनल मेड्यूला। और सबके जब हमने हॉर्मोन्स लिखे हैं तो भाई इसका भी लिखेंगे हॉर्मोन, तो एड्रीनल मेड्यूला से क्या होगा, इमरजेंसी हॉर्मोन रिलीज होंगे। अब आपका क्वेश्चन आता है कि इमरजेंसी हॉर्मोन्स कौन से होते हैं, इमरजेंसी नाम में क्या है, इमरजेंसी एकदम से जो क्या हो जाए, आपको कोई भी एकदम से न्यूज मिले, चाहे बहुत खुशी वाली मिले, चाहे बहुत दुख वाली मिले, या डर वाली मिले, तो ऐसी कंडीशन में जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं दे आर कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। किसी किसी को डॉगी से डर लगता है, भाई अगर वो पीछे आएगा तो डरना नहीं चाहिए, जबकि क्यों नहीं डरना चाहिए, अभी वही वही जा रहे हैं अभी हम, अब जब पढ़ेंगे ना तो वही वहीं पर पढ़ेंगे, क्यों है, डर लगता है तो क्या होगा, एक हार्मोन रिलीज होगा, कौन सा हार्मोन होता है वो, बता रखा है मैंने शायद आपको, एड्रिनलिन, कौन सा होगा, इसकी वजह से आपको स्वेटिंग होगी, और सांस फूलेगा, और डर लगेगा, और हार्ट बीट बढ़ जाएगी, किसी भी XYZ किसी भी चीज से डर लगे आपको, ठीक है। तो जो डॉग से स्पेशली डरते हैं, ठीक है, तो बॉडी में क्या होता है, ये वाला हार्मोन सिक्रीट हो गया, ये वाली कंडीशंस होगी, तो डॉग्स क्या करते हैं, इस वाली चीज को सेंस कर लेते हैं, इसलिए वो उसके उसके प्यार में, उस हार्मोन के प्यार में क्या करते रहते हैं, उसी के पीछे भागते हैं। अगर आप काम होकर डॉग के आसपास, अगर आप काम होकर शांत होकर क्या करोगे, चले जाओगे ना उसके सामने से, तो कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो हार्मोन सिक्रीट नहीं हुआ, ठीक है। आगे ये बात समझ में, फटाफट से नोट डाउन करेंगे, इन्हें भी करने दो।
चलो बुक पे देखेंगे अब। पूरा एड्रिनल ग्लैंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मार्क करेंगे या फिर आप पढ़ लीजिए अभी फिलहाल। ये तो फर्स्ट पैराग्राफ को हमने पढ़ लिया अच्छे से, बस रीड बना कर दूंगी वाला। उससे नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में आएंगे, अंडर प्रोडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर प्रोडक्शन? हाँ, अंडर मतलब, अंडर मतलब लो। क्या है? जैसे देखो बॉयज ने बोला है अंडरवियर, हम जो भी अंडर गारमेंट्स पहनते हैं उसमें एक अंडरवियर भी होता है। ठीक है, तो अभी बॉयज ने कही है तो मैं ये वाली बात बोल रही हूँ भाई। ठीक है, तो वो क्या है, कपड़ों के नीचे पहना जाता है, जो भी आप कपड़े ऊपर से पहनते हो उसके नीचे पहना जाता है। तो उसी से याद रखना अंडर प्रोडक्शन। अंडर प्रोडक्शन मीन किसी चीज का कम प्रोडक्शन हो रहा है, कम चीज बन रही है। वो कौन सी बात हो रही है? पूरे चैप्टर में हार्मोन्स की तो बात हो रही है। तो अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये तीन हार्मोन लिखे हुए हैं, अगर ये क्या बनेंगे, कम बनेंगे तो क्या हो जाएगा? खाली अगर इसी की बात हम करें, अगर ये कम बनेगा तो क्या होगा भाई? बॉडी में वीकनेस आएगी। अब ग्लूको के नाम से है भाई, ग्लूको के नाम से कोई और ये चीज है। हाँ हाँ, ठीक है, समझ में आ रही है बात। वहां पर क्या है, मिनरलो है, यानी कि मिनरल्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जब ग्लूकोज में ही सब चीजें हैं और मिनरल्स में, यानी कि पूरा न्यूट्रिशन ही इसी में आ गया, तो बॉडी वीक होगी कि नहीं होगी? तो अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या होगा, हार्मोन्स का अंडर प्रोडक्शन हो जाएगा, यानी कि लो प्रोडक्शन होगा, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, ऑल्टर कर जाएगा। मतलब ठीक तरीके अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? जिसकी वजह से क्या आ जाएगी, कम समय के लिए वीकनेस आ जाएगी। और क्या आ जाएगा? फैटीग आ जाएगा। फैटीग, व्हाट इज फैटीग? थकावट। फैटीग क्या होता है? फैटीग में फैट आ रहा है, इसका मतलब ये मत समझना कि हम मोटे हो जाएंगे इसमें। फैटीग मतलब थकावट। क्या होता है ये? थकावट। तो इससे एक डिजीज जन्म लेती है जिसका नाम है एडिसन डिजीज। अब भले ही इन्होंने एक्यूट वीकनेस लिख रखी है, अब भले ही इन्होंने क्या लिख रखी है, एक्यूट वीकनेस लिख रखी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कम समय तक वीकनेस रहेगी तो ये एकदम से क्या हो जाएगी, डिजीज बन जाएगी। थोड़ा लंबे समय तक होती हैं चीजें, तभी तो कोई पर्टिकुलर बड़ी सी डिजीज बनती है, या ऐसे ही जल्दी बन जाती है? नहीं ना। बाकी डायग्राम वी हैव डन। एड्रिनल मेड्यूला हम बाद में करेंगे। क्या करेंगे? बाद में करेंगे। इस पर आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पर। एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में लिखा हुआ है, पूरा मार्क करेंगे इसको अच्छे से। एड्रिनल कॉर्टेक्स 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, ये हम पढ़ चुके हैं। इनर लेयर, मिडल लेयर, आउटर लेयर, सबके नाम बोर्ड पर लिखे हुए हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। एड्रिनल कॉर्टेक्स में बहुत सारे हार्मोन्स क्या होते हैं, सिक्रेट होते हैं, जिनको कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। कॉर्टिकॉइड्स में सी आ रहा है, सी से याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म रहेगा। यहाँ पर किसका रहेगा? कार्बोहाइड्रेट का। इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? ग्लूकोज। इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज मिल रहा है वो किसमें आ जाएगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आ जाएगा, यानी कि उन सबको क्या बोलेंगे? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। बेसिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में किसका मेटाबॉलिज्म चल रहा है? कार्बोहाइड्रेट का। तुम यहाँ पर आग डाल सकते हो ब्रैकेट में कि किसका मेटाबॉलिज्म चलेगा? कार्बोहाइड्रेट का। देखो सी से कॉर्टिसोल है और सी से ही क्या है? कार्बोहाइड्रेट। याद रहेगा, उसमें डायग्राम में ही लिख सकते हैं आप इस चीज को। हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल क्या होता है? मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, इसीलिए हम क्या, हमने यहाँ पर क्या लिखा है? कॉर्टिसोल लिखा है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? तो कॉर्टिसोल का फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? मार्क करेंगे इसको। ये कॉर्टिकॉइड्स में ओवरऑल कॉर्टिकॉइड है ये। हाँ, ओवरऑल कॉर्टिकॉइड का फंक्शन दिया हुआ है कि ये क्या करता है, बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करता है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को क्या करता है? मेंटेन करता है, या फिर क्या करता है, रेगुलेट करता है। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ऐसे कॉर्टिकॉइड्स की जो वाटर और मिनरल्स उड़ रहे हैं, तो मिनरल्स आ गया तो किसमें चली जाएगी बात? मिनरल और कॉर्टिकॉइड्स में चली जाएगी। किसमें चली जाएगी? फिल्टर का पानी पीते हैं आप सब, या पानी नॉर्मली पीते हैं, उसमें मिनरल्स होते हैं कि नहीं होते हैं? ठीक है, अब मार्केट में क्या आता है, अलग अलग प्रकार का फिल्टर आता है, एक्वागार्ड आता है, यानी कि आरओ आता है।
तो वो क्यों आता है अलग अलग प्रकार का? एक आरओ ऐसा होता है, हाँ, रिवर्स ऑस्मोसिस तो होता है। क्या होगी, ज्यादा मिनरल की बात हो रही है। देखो अब नॉर्मल जो फिल्टर होता है, नॉर्मल जो फिल्टर होता है, सस्ता सा जो फिल्टर होता है, ठीक है। अब आजकल बहुत एडवांस फिल्टर आ रहे हैं, फिल्टर मतलब आरओ आ रहे हैं, ठीक है। फिल्टर तो उसमें लगे हुए होते, हम नॉर्मली अपने नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाई फिल्टर का पानी है, बोलते हैं ना। पूरा मशीन को क्या बोलेंगे, आरओ ही तो बोलेंगे। वो तो फिल्टर उसमें लगे हुए होते हैं, आप एक लगा लो, दो लगा लो, तीन लगा लो, मर्जी है आपकी, चाहे जितना लगा लो। सहारनपुर का तो वैसे ही पानी क्या है, खराब है। खराब है यहाँ का पानी। हाँ, अगर आप भाई जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में चले जाएंगे वहां का और खराब पानी मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप किधर की साइड जाओगे, देहरादून साइड या मुजफ्फरनगर की साइड जाओगे, तो वहां का पानी अच्छा है कंपैरिजन टू हेयर। मुजफ्फरनगर में है किसी का कोई रिश्तेदार देवबंद में? है। है, वहां पर जाकर जब आप कभी नहाए हैं, बाल ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे हो जाएंगे, डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, भूख ज्यादा लगेगी आपको वहां पर जाकर। है, तुम्हारे वहां का पानी, इसके वहां का पानी भाई बहुत अच्छा है। मतलब बेसिकली आपकी सहारनपुर इज वेरी बेस्ट भाई, मुझे तो सुकून ही यही मिलता है, क्योंकि ये मेरी बर्थ प्लेस, मेरी बर्थ प्लेस है मुजफ्फरनगर, ठीक है। तो हम जब भी वहां जाते हैं तो बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, और यहाँ पर कुछ भी खा लो एकदम से एसिडिटी हो जाएगी अगर ज्यादा खा लेंगे तो। होती है ना ये वाली बात कि आपको अलग अलग शहर में जाकर, या तो किसी शहर में जाकर भूख ज्यादा लगेगी या भूख कम हो जाएगी। तो पानी की तो बात होती है, पानी बदला जाता है। आपकी बॉडी को पानी की एक पर्टिकुलर जहाँ पर आप रह रहे हो वहां की आदत है, लेकिन आप कहीं और चले गए तो वहां आपको नया पानी मिल गया, तो किसी किसी का तो बहुत फायदा हो जाएगा, किसी किसी को नुकसान हो जाएगा, बीमार भी हो जाता है वो। ये आपके बड़े लोग कहते हैं ना, हवा पानी बदल हो गया, या फिर स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तो क्या करते हैं कि भाई वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, हवा पानी बदल हो जाएगा तो आप अच्छे हो जाओगे। ये वाली लाइन्स होती है ना बड़ों की। खैर छोड़ो, जहां भी बात किसकी होगी, वाटर मिनरल्स की होगी, वहां किसकी बात होगी, मिनरल और कॉर्टिकॉइड्स। अब हम किसकी बात कर रहे थे, आरओ की बात कर रहे थे ना। तो देखो, नॉर्मल जो पहले शुरुआत में आरओ चले थे वो व्हाइट ब्लू से चले थे, वो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर क्या होता है, अलग अलग टाइप की फिल्टर्स लगे हुए होते हैं उसकी बॉडी के अंदर। तो वो क्या करते हैं, पानी को तो साफ कर देते हैं, लेकिन मिनरल्स को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हाँ खत्म कर देते हैं। हर चीज का एक नापने का एक वो होता है इंस्ट्रूमेंट, मेरे जहन से निकल गया है, इसका टीडीएच होता है शायद। टीडीएच होता है ना, उसको मेजर है मेरे भी घर पे, मैं, हाँ टीडी, हाँ, कितने मिनरल्स हैं, एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो कि वाटर के अंदर ये नापता है कि आपके पानी के अंदर क्या है, कितने मिनरल्स हैं। तो वो टीडीएच अगर किसी का कम या ज्यादा, वो उसी के हिसाब से मेंटेन होती हैं चीजें, ठीक है। तो उसी के हिसाब से वो आपका, आप अपने यहाँ का आरओ का भी पता लगा सकते हो कि आपका फिल्टर या आरओ क्या दे रहा है, कितना अच्छा पानी दे रहा है आपको, कितना मिनरल्स वाला पानी दे रहा है, कितना मिनरल्स वाला पानी नहीं दे रहा है। मुझे पता है कुछ बच्चों के ऊपर से जा रही होगी, सर के ऊपर से बात, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आजकल आपको सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जितना भी क्या होगा, एक ज्यादा महंगा वाला क्या होगा, एक्वागार्ड होगा, उसमें क्या होगी चीजें ऑटोमेटिकली लगी हुई होंगी, किसी में कॉपर की लगी हुई होती है ना। तो आपको मिनरल्स बेसिकली मिल जाते हैं उससे, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, और एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में उसको चेंज करने की भी जरूरत नहीं होती है। तो बस मैं सिर्फ इतनी सी बात समझा रही। अब कुछ कॉर्टिकॉइड्स हमने देखा वाटर मिनरल्स के, जो किसमें चले जाएंगे, मिनरल और कॉर्टिकॉइड्स में चले जाएंगे। क्लियर है पूरा पैराग्राफ? नेक्स्ट पैराग्राफ में आओ अब। कौन सा, एडिसन्स डिजीज में क्या होगा, बॉडी वीक हो जाएगी बहुत, बॉडी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। कब होगी वीक, जब ठीक तरीके से एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले हॉर्मोन्स बॉडी को नहीं मिलेंगे। एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले हार्मोन यानी कि दिस वन एंड दिस वन,
ये नहीं मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉडी वीक हो जाएगी और एक डिजीज बन जाएगी जिसका नाम है एडिसन डिजीज। क्या है जिसका नाम? भाई मेड्यूला वाले को तो छोड़ ही दो, इमरजेंसी हार्मोन है वो तो, जिंदगी में इम्पोर्टेंट तो नहीं है वो, होगा जब ठीक है, नहीं होगा तब ठीक है। भाई डर लगना आपकी जिंदगी में रहने का मकसद थोड़ा ही ना कि भाई आप डर 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 के जियो, नहीं ना। वो तो ये क्या है, हम दुनिया में रह रहे हैं, अलग अलग टाइप के जानवर हैं, प्लांट्स भी हैं जिनसे कांटे लगने का डर रहता है, ठीक है, होता है ना। कोई कोई बच्चा देखो पौधों से डरता है, तो उसमें भी वो वाले क्या हो जाते हैं, इमरजेंसी हार्मोन सिक्रेट हो जाते हैं, तो वो नेसेसरी नहीं है जीने के लिए। बाकी ये चीजें क्या है, नेसेसरी है जीने के लिए। बॉडी को ठीक से फंक्शन करने के लिए क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले हार्मोन की जरूरत है हमें, है कि नहीं? तो ये थी बस बात। तो जब ये क्या हो जाएंगे ठीक तरीके से, तीनों जिन पे मैंने टिक लगाया है ये वाले सिक्रीट नहीं होंगे, तो एक बीमारी बन जाएगी, कौन सी, एडिसन डिजीज, और बॉडी इसमें क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। और वीक के साथ साथ जब भाई आप नॉर्मली भी वीक होते हैं, वीकनेस आती है, तो आप क्या करते हैं, बेड पे ही पड़े रहते हैं आराम से, बस, है ना। मतलब लेटे रहने का मन करता है, थकावट हो जाती है, अगर थोड़ा सा काम करेंगे या एक पेज या एक पैराग्राफ पे पढ़ लेंगे तो आप थक जाएंगे, है ना। होता है ऐसे ही, नॉर्मली थकान की बात बता रही हूँ, जिसको नहीं होता है अच्छी बात है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, अच्छा, ये स्टडी करते हुए कॉफी चाय वगैरह क्यों पीते हैं? क्यों, नींद ना आने का क्या रीजन है उसका? जो आपका ये कॉफी और टी होती है यानी कि चाय होती है, ये क्यों पीते हैं पढ़ाई करते वक्त, स्पेशली रात में, अगर आपको रात में पढ़ाई करनी है, ठीक है भाई, रात में पढ़ाई करनी है आपको, करते हैं कोई, या सुबह में करते हो? भाई अगर दिन में सही से शेड्यूल लेकर चल रहा है तो वो रात को क्यों पढ़ेगा, अगर सुबह से ही लेकर चल रहा है, अगर कोई सुबह से नहीं लेकर चल रहा है भाई, तड़के से नहीं लेके चल रहा है, तो वो रात को करेगा स्टडी। तो ऐसी तो बात नहीं है कि सुबह में स्टडी करने वाले ही अच्छे होते हैं या रात में स्टडी करने वाले ही खराब होते हैं, ऐसा तो नहीं है। स्टडी होनी चाहिए, शांत में, शांति में स्टडी होनी चाहिए, वो चाहे कभी भी हो रही है, ठीक है। लेकिन रात में अगर आप स्टडी करेंगे या सुबह में स्टडी करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि फोन चलाएं। अपना सब अपना ये रूटीन सेट कर लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए, जिन जिनका टाइम टेबल नहीं बना हुआ है। एक जो डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट या फिर कोई भी प्रोफेशनल होता है, उसका एक रूटीन सेट होता है, या तो वो खुद बना लेता है अपने माइंड में, या फिर वो कॉपी पेन उठाकर बना लेता है। जब भी मेरा बिजी शेड्यूल होता है, मैं अभी तक भी क्या कर लेती हूँ, अपना टाइम टेबल बना लेती हूँ बैठ कर, मोबाइल में, चाहो मोबाइल में बना लो, कॉपी पेन में बना लो, ठीक है। आ जाए अब अपने टॉपिक पर। तो स्टूडेंट्स के लिए टाइम टेबल होना एक बहुत जरूरी है, आपको खुद ही अपनी सच्चाई पता चल जाएगी कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, जब आप टाइम टेबल वीकली पूरे दिन का बनाओगे, और वीकली या फिर मंथली आप पूरा देखोगे कि इतने दिनों में या इतने वीक में हमें कितने कितने चैप्टर्स किसके सब्जेक्ट में कवर अप करने हैं, तो टाइम टेबल होना चाहिए सबका। और देखो, किसी का भी, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो 100% क्या कर ले, टाइम टेबल बनाकर फॉलो कर ले 100%, नहीं है ना ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी नहीं है दुनिया में ऐसा। आप क्या कहते हो, कि हम टाइम टेबल बना तो लेंगे, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बनाए, ये नहीं है कि बहुत प्रॉपर वाले बच्चों के अकॉर्डिंग बनाया आप टाइम टेबल की, बस हर टाइम बस पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। हाँ, अपने हर जोन के हिसाब से टाइम टेबल बनाना चाहिए सबको, ठीक है। अब टाइम टेबल बनाने के बाद ये नहीं है कि बस बनाकर उसको रख दिया, उसे फॉलो करो, 10% करो, 50%, 60%, कितना तो होगा ना, कभी तो होगा ना। शुरुआत में कम परसेंट होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता रहेगा, ज्यादा परसेंटेज वो कवर अप होता चला जाएगा, 90 फिर भी नहीं जाएगा, लेकिन 80 तो जाएगा। जो आप टाइम वैसे ही वेस्ट कर रहे हो वो वैसे तो नहीं वेस्ट होगा। हो गई मोटिवेशन पूरी, अब क्लास, अपनी स्टडी वाली क्लास पर आ जाते हैं। साइलेंस। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पर आ जाते हैं भाई दोबारा से, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, अब दूसरा पेपर ले लेते हैं। देखो,
बस अब आवाज में ना हो। देखो बहुत ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वाली। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, तीन चीजों को करता है। ये कौन बोल रहा है? चाहे आप कितना भी बोलें, जब मैं आवाज करूँ ना, यानी कि मैं बोलना शुरू करूँ, आवाज अपनी आवाज बंद कर देनी चाहिए। बस आपको अभी अभी हमने पढ़ा है किस चीज के बारे में, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में पढ़ा है। तो ये क्या क्या करेगा? सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करेगा। देन अरे ग्लूकोज से सी में आ जाएगा। देखो अब लिपिड्स का करेगा और प्रोटीन्स का करेगा। तो देखो अब यहाँ पर क्या क्या होगा, यहाँ होगा ग्लूको ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस यहाँ पर जेनेसिस है, तो यहाँ पर बनेगी चीजें। क्या बनेगी? कौन सी बनेगी? बनेगा, सॉरी जेंडर चेंज कर दिया हमने इसका। लिपिड्स में क्या होगा? लिपिड्स में और प्रोटीन्स में चीजें क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। यहाँ लिपोलाइसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब देखो, हमेशा जेनेसिस जहाँ होगा वहां किसी चीज के बनने की प्रक्रिया हो रही होगी, और लाइसिस जहाँ पर भी होगा वहां पर किसी चीज के टूटने की प्रक्रिया हो रही होगी। और यहाँ पर हो जाएगा प्रोटियोलाइसिस। यहाँ पर भी प्रोटीन क्या होगा? टूटेगा। कौन तोड़ तोड़ रहा है उसको? कॉर्टिसोल, यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स तोड़ रहा है। ठीक है, लिखो। लाइसिस का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन। किसका ब्रेक डाउन? खुद ही हिंट दिया हुआ है उन्होंने, प्रोटीन मतलब प्रोटीन। लाइको है तो लिपिड। आधे वर्ड में ही क्या होता है, मतलब छुपा हुआ होता है साइंस में, स्पेशली बायो में। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर, इसका फंक्शन, यानी कि तीन फंक्शन तो हो गए, एक फोर्थ फंक्शन भी है। इनहिबिट करता है ये किस चीज को? सेल्यूलर अपटेक को और यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड को। इनहिबिट मतलब रोकना, सेल्यूलर अपटेक मतलब सेल्स जो भी चीजें हाँ ले रहा है उसको रोक रहा है। और यूटिलाइजेशन का मतलब यूज करना, किसका यूज करना? अमीनो एसिड। ये चार फंक्शन हो गए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के, आपको अच्छे से रट जाने चाहिए ये चारों के चारों फंक्शन। ठीक है। ये बच्चा आज जल्दी क्यों चले गया? तो 12 दिन बजे। अच्छा, मैं तुम्हारा दोस्त छोड़कर चला गया। देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का ओवरऑल फंक्शन है ये। अब कॉर्टिसोल का उन्होंने अलग से फंक्शन दिया हुआ है कि खाली कॉर्टिसोल जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है किसमें? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। किसमें? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है? कार्डियो जहां पर भी आ जाएगा किसकी बात होगी? हमारे दिल की बात होगी, यानी कि हार्ट की बात होगी। इस सिस्टम में क्या होता है? हार्ट नहीं, हार्ट होता है वो अलग चीज, क्या आपका हार्ट हर्ट हो जाता है। ठीक है। कुछ बताओ क्या? मैं क्या बताया? पूछ रही हूँ मैं तो आपसे ना, क्या होता है ये? मस्कुलर सिस्टम पढ़ा है प्लांट्स में। मस्कुलर सिस्टम में प्लांट्स में क्या था? जाइलम। तो जो प्लांट में जाइलम फ्लोएम कर रहा है वो हमारी बॉडी में हार्ट कर रहा है।
कार्डियो का मतलब क्या है? यानी कि इंसानों की बात हो रही है यहाँ पर। किसकी बात हो रही है? भले ही यहाँ पर वस्कुलर हुआ है, लेकिन हो रही है इंसानों की बात हो रही है। कार्डियो वस्कुलर सिस्टम पूरा आपका हार्ट वाला मैकेनिज्म। ठीक है, क्या कर रहा है हमारा हार्ट? ब्लड को पंप कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है हमारा हार्ट। सब कुछ दिमाग से हो रहा है। जो भी इमोशंस वगैरह है वो सब दिमाग में है। दिल कुछ नहीं कर रहा है इमोशन से रिलेटेड। ठीक है, किसी को हेट करना, किसी के लिए अफेक्शन रखना कुछ नहीं कर रहा है, वो सब माइंड कर रहा है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है? पंपिंग कर रहा है किसको? ब्लड को पूरी बॉडी में। क्या लेकर जा रहा है और क्या लेकर आ रहा है? दो तरह का ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड। पढ़ के आए हुए होंगे आप सभी। इसके साथ साथ फंक्शन भी कर रहा है ये। कौन से फंक्शन कर रहा है? किडनी के फंक्शन। किडनी का सबसे मेन फंक्शन क्या है? फिल्ट्रेट करना या फिर ऑस्मो रेगुलेशन का। बॉडी बॉडी सोल की बात हो रही है यहाँ स्पेसिफिकली। किसकी बात हो रही है? 6 फंक्शन लिख दिए मैंने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से रिलेटेड। याद हो जाएंगे सारे। देखो ये थ्योरी में लिखा हुआ है, मैंने ऐसे लिख दिए हैं। लिखना चाहो तो लिख लो इनको, वरना मार्क कर लो। अब ग्लूकोकॉर्टिक ये अभी तक तो ये क्या है? पॉजिटिव वाले फंक्शन है। कैसे फंक्शन है ये? पॉजिटिव वाले फंक्शन है, लेकिन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के यहाँ फंक्शन खत्म नहीं हो जाते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का और आपको दिया हुआ है कि पर्टिकुलरली दोबारा से कॉर्टिसोल क्या रखता है? एंटी इंफ्लेमेटरी। हाँ, एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन या ये कौन से होते हैं? रिस्पॉन्ड एंटी इंफ्लेमेटरी। इंफ्लेमेटरी क्या है? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन बेसिकली इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन ना होने दे बॉडी के अंदर। वो भी किसको कौन मेंटेन करके चल रहा है? हमारा कॉर्टिसोल। कौन लेकर चल रहा है? हमारा कॉर्टिसोल। और इसके साथ साथ हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? किसको? इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम सब समझते हैं। कोई भले ही चाहे मोटा है पतला है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब होना चाहिए? इम्यून सिस्टम से। अब अगर कोई पतला है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, दैट मीन्स वो क्या है? फिट है। अब अगर कोई मोटा है और उसका इम्यून सिस्टम क्या है? वीक है, दैट मीन्स वो फिट नहीं है, यानी कि वो कमजोर है मोटा होने के बाद भी। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑल्टर वाली चीजें बताई हैं। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि अगर कोई मोटा होगा तो वो वीक ही होगा, और कोई अगर पतला होगा तो वो क्या होगा? स्ट्रांग ही होगा। बोलो। तब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के फंक्शन है। उन्होंने बुक में क्या दिया है कि स्पेशली जो कॉर्टिसोल कर रहा है वो ये और ये कर रहा है, और पूरे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये और ये कर रहे हैं, और स्पेशली पूरे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कॉर्टिसोल ही कर रहा है ये सब काम। तो बेसिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कॉर्टिसोल सबके दोनों के ही ओवरऑल ये फंक्शन है सारे। वहां रखी हैं बस चीजें हैं बेसिकली दोनों की चीजें। पहले शुरुआत में क्या बता दिया था? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आपका कौन सा हार्मोन सीट होगा? मेनली कॉर्टिसोल। तो बेसिकली कोई भी चीज पढ़े आप, या तो ये वाली पढ़े या ये वाली पढ़े, सारे फंक्शन इन दोनों के ही हैं। सारे फंक्शन इन दोनों के ही। ये जो मैंने ऐसे लाइन कर दी है ना, कर्व में ड्रॉ, ये दोनों मेन क्या है? चीजें हैं इन सबके, ये सारे हार्मोन, सॉरी फंक्शन की। ठीक है, अब देखो इन्होंने एक और लाइन आगे दी हुई है आरबीसी प्रोडक्शन की। आरबीसी प्रोडक्शन की लाइन दी हुई है। आरबीसी प्रोडक्शन किसमें आ जाएगा? अच्छा हाँ लिखा हुआ है, एक और ऐड कर लो इसमें। भाई ये भी इसी में ही आ जाएगा। आरबीसी का प्रोडक्शन भी यहीं से ही क्या होगा? स्टिमुलेट होगा। क्या होगा? स्टिमुलेट होगा। यहाँ से आपको इंडिकेशन मिलेगी, और फिर जहां पर भी कहाँ बनता है ये आरबीसी? बोन मैरो में। तो वहां पर बोन मैरो को पता चल जाएगा कि आपको क्या बनाना है? आरबीसी बनाना है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। अब पूरा ये खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा। तो काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं फंक्शंस में इसके। तो सबसे बड़ा यही था टॉपिक, सबसे बड़ा यही था।
एल्डोस्टेरोन पर आ जाते हैं, लिख लो इसको फटाफट। एल्डोस्टेरोन पर आ जाते हैं। देन एल्डोस्टेरोन को मार्क कर लो यहीं पर। एल्डोस्टेरोन मेनली कहाँ पर एक्ट करता है? रीनल ट्यूब्यूल्स में। रीनल की बात आ रही है यानी कि किडनी की बात हो रही है। किडनी के जितने भी ट्यूब्यूल्स होंगे उसको रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर मेनली कौन एक्ट हो रहा होगा? एल्डोस्टेरोन। और वहां पर किडनी का फंक्शन क्या है? अभी अभी हमने पढ़ा है, वाटर और मिनरल्स को क्या करना? रेगुलेट करना, बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन का काम। तो देखो आगे वही लिखा हुआ है कि रीअब्जॉर्प्शन होगा सोडियम आयन का और वाटर का। तो देखो वाटर इज वाटर, सोडियम आयन इज इंक्लूडेड इन मिनरल्स। एक्सक्रीशन किसका होगा? पोटेशियम आयन का और फॉस्फेट आयन का। पोटेशियम आयन और फॉस्फेट आयंस का क्या करेगा? एक्सक्रीशन करेगा। और रीअब्जॉर्प्शन यानी कि एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा बार बार किसका करेगा? सोडियम आयन और वाटर का। कौन करेगा? एल्डोस्टेरोन। कहाँ से करेगा? रीनल ट्यूब्यूल से। रीनल ट्यूब्यूल किस में आती हैं? किडनी में। रीनल ट्यूब्यूल्स किस में आती है? तो पूरा किडनी क्या कर रहा है? अच्छे से वाटर को रीअब्जॉर्ब का काम कर रहा है और सोडियम आयन के रीअब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है। पहले भी आप ये चीजें पढ़ चुके हो। और किसको बाहर निकालने का काम कर रहा है किडनी? पोटेशियम आयन एंड फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट तो समझते हैं, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन से जो मिलके बनता है। एल्डोस्टेरोन और किसी भी हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने में, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करने में, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में। चार चीजें ये जितनी भी मैंने आपको बताई है सारी क्लियर है। ऑस्मोटिक प्रेशर वही ऑस्मो रेगुलेशन में जो ऑस्मोसिस चलता है वो। ब्लड प्रेशर आप सभी को पता है। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में क्या आ जाएगा? कितना एक दिन में किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में यूरिन क्या होना है? बनना है, फॉर्मेशन होनी है यूरिन की। ठीक है, सब समझते हैं व्हाट इज यूरिन। और हम अगर पानी वगैरह पी रहे हैं तो उसमें क्या है? मिनरल्स है। जहां मिनरल्स की बात होगी वहां किसकी बात होगी? इलेक्ट्रोलाइट्स की। अगर किसी पेशेंट को या किसी इंडिविजुअल को वो पेशेंट में तब्दील हो गया, पेशेंट में तो तब्दील कभी भी हो सकता है किसी भी बीमारी में। मैं बात कर रही हूँ दो कंडीशन की सिर्फ। अगर किसी को वॉमिट हो रही है या लूज मोशन लग गए हैं तब की बात हो रही है। तो क्या करते हो आप सब? डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर क्या देता है? दवाई तो देता ही देता है, साथ में क्या बोलता है? ORS, इलेक्ट्रॉल इनर्जल ग्लूकोन डी XYZ, जो भी मार्केट में अवेलेबल है आप वो लीजिए। करते हैं सजेस्ट। और जिससे ज्यादा क्या हो जाता है? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की कमी आ जाती है, उसकी क्या लग जाती है? ड्रिप लग जाती है उसके। क्या लग जाती है उसके? ड्रिप लग जाती है। तो जब भी वाटर का लॉस होगा तो ऑटोमेटिकली किसका लॉस हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट्स का। और इस चीज में क्या होगा? आपकी लेग्स क्या करेंगी? शिवर करेंगी। क्या करेंगी आपकी लेग्स? शिवर मतलब कांपेगी। ठीक है, बेचैनी सी रहेगी उनमें, लेग्स में सुकून नहीं मिलेगा। ऐसा मन करेगा कि बस इनको क्या करते रहे, हम दबवाते रहें या कुछ ऐसा खा लें जो क्या आ जाए, लेग्स में ताकत आ जाए। इसीलिए क्या बोलते हैं? इसलिए क्या बोलते हैं? पानी ज्यादा पीजिए। और कैसा पानी पीजिए? इलेक्ट्रॉल वाला, ठीक है, या फिर ORS वाला, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं डायरेक्ट। बस आपके फ्लेवर के ऊपर बात है कि कौन सा आपको फ्लेवर अच्छा लगता है, उसी के हिसाब से इन चारों चीजों में आप क्या कर लेते हैं? ले लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स किससे मिलता जुलता है? इन सब में इलेक्ट्रॉल से मिलता जुलता है ना, तो सबसे बेस्ट होता है इलेक्ट्रॉल। शुरुआत में आप इलेक्ट्रॉल पीजिए, बाद में आप ग्लूकोन डी पीजिए, वो भी ज्यादा नहीं। ठीक है। और बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है कि अगर किसी को थोड़ी भी वॉमिट हुई है या लूज मोशन हुआ है आप कुछ भी मेडिकेशन ना लें। भाई बहुत वीकनेस आ जाएगी, काफी दिनों में जाएगी फिर वीकनेस। ठीक है। अब देखो अगर ऐसे में आपको ड्रिप लग जाती है, थोड़ा जनरल नॉलेज बेस वाली चीजें बता रही हूँ, अगर ड्रिप लग जाती है तो आपको एनर्जी पूरी प्रॉपर फील होती है। लेकिन जब ड्रिप निकल जाती है तो आपको अचानक से फिर से क्या हो जाती है? बैटरी लो हो जाती है आपकी। हो जाती है या नहीं बैटरी लो? तो वो यही वाली कंडीशन होती है कि अभी तो आपको ग्लूकोज डायरेक्ट मिल रहा है, आपकी बॉडी को वर्क ही नहीं करना पड़ रहा है ज्यादा इस चीज के लिए।
ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट से या जो भी चीजें आप इनटेक कर रहे हो उनसे ग्लूकोज बनाने में मेहनत करनी पड़ती है ना बॉडी को। डायरेक्ट फॉर्म में मिल रहा है तो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो क्या हो रहा है उसका मतलब डायरेक्ट एनर्जी मिल रही है। इसलिए जब भी ड्रिप लगी हुई होगी तो आप ठीक सा महसूस करोगे, अच्छा महसूस करोगे। ड्रिप के बाद क्या होगा, वीकनेस दोबारा आएगी। हो गया ये, आगे करो। लास्ट देखो, अब आपका एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड यानी कि एंड्रोजन की बात होगी। किसकी बात होगी, एंड्रोजन की बात होगी। अब देखो, चाहे हम एंड्रोजन पढ़े या एस्ट्रोजन पढ़े, है तो किसकी बात, स्टेरॉइड हार्मोन की बात है। तो एंड्रोजन लिखो, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ भी क्या होगा, ये भी एड्रीनल कॉर्टेक्स में सिक्रीट होगा। ठीक है, जो कि क्या करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को क्या करेगा, एनहांस करेगा। किसमें, मेल्स में, लाइक। हाँ, फेशियल हेयर्स में क्या आ जाएंगे, मुस्टैचे और ये बियर्ड आ जाएगा, प्यूबिक हेयर आ जाएंगे, यानी कि ये प्राइवेट एरियाज वाले हेयर्स जो डेवलप हो जाते हैं। और फेशियल हेयर्स यहाँ और यहाँ के तो हेयर्स होते ही होते हैं, लेकिन पूरे के पूरे आपके ये बियर्ड जो यहाँ पर आएगी वो तो आएगी, लेकिन उससे पहले आने से पहले यहाँ पर थोड़ा ज्यादा हेयर का क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है। जो छोटा बच्चा होगा ना, और छोटे बच्चे से वो प्यूबर्टी वाली एज में जाएगा, तो आप उसमें देख सकते हो, आपकी सबकी फैमिली में होगा कोई ना कोई। बाकी किसी किसी के हेयर की ग्रोथ किस में होती है, बॉडी पर कम होती है, किसी की बहुत ज्यादा होती है ना। तो जिनकी ज्यादा होती है उनको बुरी लगती है कि हमारे हेयर्स बॉडी पर है, जितने क्यों है। गर्ल्स को भी बुरा लगता है, बॉयज को भी। अभी सिर्फ बॉयज की बात हो रही है। किसी आप बॉयज को देखें जो वैक्सिंग ना कराते हो, यानी कि सेलिब्रिटी, हाँ जेनेटिक्स भी होता है। तो मैं वही बताने जा रही थी, बहुत सी चीजें होती हैं जिनके हेयर्स डेवलप होते हैं। सेलिब्रिटीज को नहीं देखना। आप सेलिब्रिटीज क्या करते रहते हैं, वैक्सिंग करा के रखते हैं या लेजर ट्रीटमेंट करा कर रखते हैं, उनको नहीं देखना है आप। अपने आप को देख लेना, बस अपनी लेग्स और अपने हाथ देख लेना। किसी किसी लड़के के हाथों पे यहाँ पर कम होते हैं हेयर्स, किसी किसी के बहुत ज्यादा होते हैं, होता है कि नहीं। लेकिन आप अब ध्यान से देखें, जो छोटा बच्चा होगा उसके तो हेयर्स ना के ही बराबर होंगे, या उसमें भी हेयर्स होंगे। पूरी बॉडी पर ही हेयर का क्या आ जाना, डेवलप हो जाना प्यूबर्टी के बाद, वो सब किस में आएगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आएगा, या फिर एंड्रोजन की हेल्प में आएगा। एंड्रोजन कब बन रहा है, प्यूबर्टी के बाद ही तो बन रहा है, तो एंड्रोजन की हेल्प कर रहा है। अच्छा, एक बात सुनो अब, अगर हम एस्ट्रोजन की बात करें, ये टॉपिक से अलग चीज है। एस्ट्रोजन की बात अगर हम करें, एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पर पूरा, ये पूरा न्यूआ में वो रह गया अभी। एड्रिनलिन और नॉन एड्रेनलिन वाली चीजें रह गई, रुको अभी। ये एक्स्ट्रा बात है एस्ट्रोजन वाली। एस्ट्रोजन में क्या होगा, क्या है एस्ट्रोजन, पहली बात तो ये बता दो। फीमेल सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन। क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। जो मेल्स में एंड्रोजन कर रहा है ना, वो फीमेल्स में एस्ट्रोजन करेगा। एस्ट्रोजन के साथ साथ एक और भी तो होता है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को अराइज कौन करेगा, एस्ट्रोजन करेगा। कौन करेगा, एस्ट्रोजन। जो भी फीमेल्स में चेंजेस आते हैं वो कौन लाता है, एस्ट्रोजन लाता है। अब एंड्रोजन क्या लाएगा, एक चीज मैं बताना भूल गई, आवाज भी तो भारी हो जाती है लड़कियों की, और लड़कियों की आवाज क्या हो जाती है, और बारीक हो जाती है, सुरीली। चलो एड्रिनल मेडुला देखते हैं, आप क्या देखते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स पूरा हो गया। एड्रिनल मेडुला कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। ठीक है, यानी कि इसमें दो तरीके के हॉर्मोन्स बनेंगे, एक तो एड्रिनलिन, एक नॉन एड्रिनलिन। इसी को हम क्या भी बोलेंगे, एपिनेफ्रिन बोल सकते हैं, बोल सकते हैं एपिनेफ्रिन। और इसी को हम क्या भी बोल सकते हैं, नोर एपिनेफ्रिन। क्लियर है इतना, क्लियर है भाई इतना। दोनों को ही कलेक्टिवली क्या बोला जाता है,
कैटेकोलामाइन क्या बोला जाता है? कोका कोला गाना है, वो याद रख लेना। कोका कोला से कैटा कोला कर लेना और लास्ट में माइन लगा दो। कैटा कोला माइन कोका कोला। मजा आ गया शाबाश। चलो अब रीड करेंगे एनसीईआरटी में, छोटा सा पैराग्राफ है। एड्रिनल मेड्यूला दो हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, नंबर वन इज एड्रिनलिन एंड नंबर सेकंड इज नॉर एड्रिनलिन। दोनों के मैंने दूसरे दूसरे नाम यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। कलेक्टिवली कैटाकोलामाइंस बोला जाता है। एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन जो भी है, ये क्या करता है, रैपिडली सिक्रीट होता है। क्या होता है, बहुत जल्दी से सिक्रीट होता है बॉडी में इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस एंड आर कॉल्ड इमरजेंसी हॉर्मोन्स। यानी कि वो जो डॉग वाला एग्जांपल दिया था ना मैंने, यहाँ फिट कर दो बस उसको, ठीक है। डॉग वाला एग्जांपल दिया था मैंने, क्या था? तौहीद बताएगा, तौहीद बताएगा। डॉग वाला एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले। हाँ, डर के बारे में। तो डर के बारे में क्या बताया था? भागते हैं हम उससे डर के, तो क्या होता है हमारी बॉडी में एक हार्मोन सीक्रेट होता है, कौन सा? ये वाला, एड्रिनलिन। वो कह रहा है कभी हुआ नहीं, बचपन में तो हुआ होगा कभी। हाँ, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो शुरू से ही ये जानवरों को ज्यादा पसंद करते हैं, एनिमल्स को ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। होते हैं ऐसे, लेकिन सब नहीं होते हैं, कोई कोई होता है। मेरे एक मामा का बेटा है, वो अभी 7-8 साल का है, लेकिन जब वो 2 या 3 साल का था ना, तो डॉगी की पूंछ पकड़कर अंदर ले आता था उसको घर में। उसको रैबिट को उठा कर ले आता था, बताओ। तो उसको एनिमल से इतना ज्यादा प्यार है, तो उसका बस चले ना वो अपने रूम में या अपने घर पे क्या रख ले, एनिमल्स को ही रख ले। तो होता है कोई कोई ऐसा। बाकी ज्यादातर कैसे होते हैं, डर ही लगता है एनिमल से छोटे बच्चों को। बड़ों को ना लगे, छोटों को तो लगता ही है, गर्ल्स को भी लगता है, ठीक है। तो एड्रिनलिन इमरजेंसी हॉर्मोन्स में आएगा, और इसी को नाम दिया हुआ है हॉर्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट। फाइट में मतलब जैसे किसी की लड़ाई होती है, तो बच्चे घबरा जाते हैं ना, छोटे से बच्चे घबरा जाते हैं, और बड़े बड़े भी कुछ घबरा जाते हैं कि अगर घर पे किसी की लड़ाई हो गई तो किसी की वैसे ही तबीयत खराब हो जाएगी उनको लड़ता हुआ देख कर, चक्कर खा कर गिर जाते हैं। मूवी या सीरियल में देखा होगा, है ना। फ्लाइट में क्या है यहाँ पर, ऊंचाई वाला। ये हार्मोन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं कुछ चीजों को, ध्यान से सुनेंगे। अलर्टनेस को, अलर्टनेस मतलब समझते हैं, अलर्ट हो जाता है भाई इंसान, डॉग कहीं पर भी अलर्ट हो जाओगे आप, ये कहीं वो हमारे पीछे लगता है हमें काट ना ले। प्यूपिलरी डायलेशन, प्यूपिलरी डायलेशन, प्यूपिल होता है आंखों में, तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी? अगर आपको नींद भी आ रही होगी, थोड़ी बहुत खुल रही होंगी, लेजी से होंगे, अगर डॉग देख लिया और डॉग से आपको डर लगता है, तो ऑटोमेटिकली पूरी आंखें खुल जाएंगी, ठीक है। पाइलो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन मतलब गूज़बम्प आ जाते हैं ना, यानी कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इरेक्शन ऑफ हेयर्स, कुछ भी बोल लीजिए आप। पाइलो इरेक्शन, ये गूज़बम्प्स, रेजिंग ऑफ हेयर्स, ठीक है, रोंगटे खड़े होना, सारी की सारी एक ही बात है। तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? गूज़बम्प्स आ जाते हैं। स्वेटिंग यानी कि पसीना भी आने लगता है। तो ये सब क्या है, कुछ सिम्टम्स हैं, इनमें से कुछ मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाएगी। ये दोनों ही हार्मोन इंक्रीज करते हैं हार्ट बीट को, और हार्ट की कॉन्ट्रेक्शन को स्ट्रेंथ करते हैं, और रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी बढ़ा देते हैं। इससे सांस फूलनी शुरू हो जाती है, मुंह ऑटोमेटिकली बड़ा खुल जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आ सके। कैटाकोलामाइंस दोनों ही क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं किस चीज को, ग्लाइकोजन को के ब्रेक डाउन को, इसको। हाँ, और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और ये सुनो, ये कैटेकोलामाइंस
लाइपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस को भी क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। तो बहुत सारे फंक्शंस हो गए सबके, पूरा एड्रिनल ग्लैंड कंप्लीट हो गया। अब एड्रिनल ग्लैंड की बात करते हैं हम, पेनक्रियाज। चैप्टर फिनिश करना है भैया आज, हो जाएगा क्या हमारा चैप्टर हाफ एन आवर में फिनिश हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। नहीं, उसके बाद नेक्स्ट होगा 5C7। अरे वो लास्ट वाली चीज तो मैंने पढ़ा रखी है एक तरीके से, थोड़ा सा ही बताना है बस उसी से। लास्ट में जो डायग्राम है ना स्कैनर्स में, वो तो और रखा है, वो एक बार बताना है, बस थोड़ा सा एंजाइम बताना है चलो हो गया। पेनक्रियाज करते हैं। देखो अब ये पेनक्रियाज है आपका, टेस्टिस है, ओवरी है। टेस्टिस ओवरी को आपको आगे जाकर 12th क्लास में दोबारा से डिटेल में पढ़ना है, जल्दी हो जाएंगे वो। थोड़ा सा पेनक्रियाज में देखना है। देखो अब पेनक्रियाज में, पेनक्रियाज कैसा ग्लैंड है? अभी तक क्या चल रहे थे सारे? एंडोक्राइन। ये कैसा ग्लैंड है? हेटेरोक्राइन। क्या क्या बोलेंगे इसको? मिक्स्ड ग्लैंड भी बोल सकते हैं, कंपोजिट ग्लैंड भी बोल सकते हैं, और क्या भी बोल सकते हैं कि एक्सो और एंडो दोनों होंगे इसमें। एक्सो एंडो दोनों होंगे, ठीक है। ठीक है जी, ऑरिजिन बताओ इसका। एंडो से होगा इसका ओरिजिन, पेनक्रियाज का। मीजोडर्मल से होगा इसका जी, मीजोडर्मल से होगा इसका ओरिजिन। कहाँ पर लोकेटेड होता है? पेनक्रियाज, एब्डोमेन एरिया में। एक लीफ लाइक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा पेनक्रियाज का, ठीक है। पूरा पेनक्रियाज 2 तरह के सेल से बना हुआ होता है, कौन कौन से? एक तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होगा, लैंगरहंस। एक कौन होगा? पेनक्रियाटिक साइनी टिश्यू, ये पेनक्रियाटिक टिश्यू। ये कितना होगा? 97% होगा। ये होगा 1 से 3% ओनली। पूरा पेनक्रियाज किससे बना हुआ होगा? 2 चीजों से बना हुआ होगा, पेनक्रियाटिक एसाइनी से बना होगा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस से बना हुआ होगा। जी 97% प्रेजेंट होगा और वो 1 से 3% प्रेजेंट होगा, ठीक है जी। अब देखते, ये जो आपका पेनक्रियाटिक एसाइनी है, ये क्या कर रहा है? पेनक्रियाटिक जूस बना रहा है। और ये कैसे बिहेव कर रहा है? एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन? एक्सोक्राइन की तरह बिहेव कर रहा है ये। तो यानी कि ये तो एक्सोक्राइन हो गया और ये क्या हो गया? एंडोक्राइन हो गया। अभी मैंने और क्या बताया था? पेनक्रियाटिक जूस बनाएगा, क्या बनाएगा? अभी तक आपने यही तो पढ़ा होगा 10th क्लास में। वो डाइजेशन वाला तो चैप्टर ही खत्म हो गया है आपका, कट हो गया है। तो जब आप 10th क्लास में लाइफ प्रोसेस में डाइजेशन वाला क्या पढ़ते हो, न्यूट्रिशन वाला क्या पढ़ते हो, पोर्शन पढ़ते हो लाइफ प्रोसेस में। लाइफ प्रोसेस किसमें है? 10th में ही है, हाँ ये 10th में ही है। तो आपको वहां पर क्या पढ़ना होता है कि भाई लीवर बाइल जूस सिक्रीट कर रहा है, पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहा है। तो वो जो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहा है वो पेनक्रियाज का पेनक्रियाटिक एसाइनी सिक्रीट कर रहा है। क्लियर है बात? यहाँ पर ये चीज क्या हो गई है? बस एक्स्ट्रा हो गई है। और पूरा पेनक्रियाज 97% बहुत होता है, बहुत होता है, ठीक है। तो 97% यानी कि जूस बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या हो रहा होगा? स्वीट हो रहा होगा। ये कैसे बिहेव कर रहा है? एक्सोक्राइन की तरह बिहेव कर रहा है। देखो यहाँ पर एंडोक्राइन क्या करेगा?
एंडोक्राइन 4 तरह के सेल्स बनाएगा। एंडोक्राइन क्या करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट नई चीजें देख लो। 4 तरह की चीजें बनाएगा ये। सेल्स बनाएगा, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, एफ सेल। गामा नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पर गामा नहीं आएगा। अब ये जो आपका अल्फा सेल है, ये क्या करता है? ये ग्लूकागन को करता है, करता है। बीटा सेल्स किसको करेगा? इंसुलिन को करेगा। किसको करेगा? तो जहां पर भी पेनक्रियाज की बात आती है वहां इन दोनों चीजों की बात आती है कि नहीं आती है? अभी तक इतनी चीजें तो पता होगी आपको कि ग्लूकागन और इंसुलिन की बात हमेशा होगी जब भी पेनक्रियाज की बात होगी। और ग्लूकागन और इंसुलिन की बात कहाँ पर देखने को मिलती है? डायबिटीज में। किसमें देखने को मिलती है? डायबिटीज में। डेल्टा सेल को किसको करेगा? टोमेटो स्टेटिन को करेगा। किसको करेगा? टोमेटो स्टेटिन को करेगा। एफ सेल किसको करता है? प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड। किसको करेगा? प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड। जीआईएसपी। ठीक है, क्या है ये? जीआईएसपी। जी से ग्लूकागन, आई से इंसुलिन, एस से टोमेटो स्टेटिन और पी से आ जाएगा प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड। इन चारों के अलग अलग फंक्शन पढ़ने हैं अब हम। इन चारों के हमें क्या पढ़ना है? अलग अलग फंक्शन पढ़ने। ठीक है। देखो यहाँ पर सेकंड लाइन में दिया हुआ है कि एंडोक्राइन पेनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस होंगे और आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस का एग्जैक्ट नंबर बता रखा है उन्होंने। कितना? 1 to 2 मिलियन। कितना बता रखा है? 1 to 2 मिलियन। देखो अब ये क्या थे? 1 से 3% थे सिर्फ। 1 से 3% बहुत कम अमाउंट है, लेकिन एक्चुअल नंबर कितना है? 1 से 2 मिलियन तक का। और अब इमेजिन करो कि 97% ही है, तो ये कितना होगा? मिलियन बिलियन कितना होगा? अब यहाँ पर क्या है? 2 तरीके के सेल्स दिए हैं सिर्फ आपको बुक में। आपके एनसीईआरटी में ओनली अल्फा एंड बीटा सेल्स आर गिवन। अल्फा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकागन एंड सेकेंड बीटा सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलिन। तो यही 2 सेल्स दिए हैं, मैंने आपको 4 लिखे हैं। चारों पढ़ना है, 2 नहीं पढ़ना है। चारों पढ़ना है, पढ़ लोगे? हाँ। कल क्यों पढ़ेंगे? अभी पढ़ना है, जिसको नहीं पढ़ना चले जाओ। अब ग्लूकागन के बारे में नेक्स्ट आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, फिर इंसुलिन के बारे में आपको नेक्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है। ग्लूकागन देखो पेप्टाइड हार्मोन है। ग्लूकागन क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है। जहां पर भी पेप्टाइड हार्मोन की बात आएगी वो कैसा होगा? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होगा। लिखूं या मार्क कर रहे हो? मार्क कर लो, मार्क कर लो। चैप्टर करना है ना, हो नहीं पाएगा फिर अगर मैं लिखूंगी। बाकी किसी को लिखा हुआ चाहिए होगा तो मुझे बता देना, मैं अपनी कॉपी से फोटो भेज दूंगी। ग्लूकागन क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? ब्लड शुगर को यानी कि ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में। ग्लूकागन एक्ट कर रहा है किस पर? हिपैटोसाइट्स पर। हिपा वर्ड कहीं पर भी आए, इतना ये प्रेफिक्स कहीं पर भी आया कि क्या होगा इसका मतलब? लीवर। क्या होगा? लीवर। साइट्स है, साइट्स। ये वाला साइट्स का मतलब क्या होता है? सेल। तो लीवर सेल्स पर क्या करेगा? ये एक्ट करेगा। कौन? ग्लूकागन। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है किसका? ग्लाइकोजन का। ठीक है। जब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा तो ब्लड शुगर में, सॉरी, ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो ये क्या भी एक्ट कर रहा है? एज अ हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। ये किसकी तरह भी बिहेव कर रहा है? हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन की तरह भी क्या कर रहा है? ये बिहेव कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है? यस मैम।
In addition, this hormone stimulates the process of ग्लूकोनियोजेनेसिस। और इसके साथ साथ जब ये हाइपरग्लाइसेमिक की तरह बिहेव कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ब्लड में क्या हो जाएगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो शुगर ब्लड के अंदर जब शुगर लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तब जाकर क्या इंडिकेशन मिलेगी अल्फा सेल्स को कि भाई अब एक्टिव हो जाओ, आपको क्या करना है, ग्लूकागन क्या करना है, सिक्रीट करना है, ताकि ब्लड में शुगर का लेवल क्या हो सके, कम हो जाए, यानी कि मेंटेन हो जाए, नॉर्मल पर आ जाए वो। ठीक है, किस पर आ जाए, नॉर्मल पर। तो ये खुद ब खुद काम चल रहा है इतना। जब डायबिटीज हो जाएगी, डायबिटीज इनकी दो वजह से होगी। डायबिटीज यानी कि शुगर जो होती है बीमारी, वो दो तरीके की बीमारी होती है। एक जिसमें शुगर कम हो जाती है, एक जिसमें शुगर बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर अल्फा सेल्स ठीक तरीके से वर्क ना करें तो शुगर कौन सी हो जाएगी, ज्यादा शुगर हो जाएगी, कम हो जाएगी। ग्लूकागन क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है ज्यादा शुगर को। ग्लूकागन बनेगा तो क्या रहेगा, समझ गया ना, उल्टा है यहाँ पर सिस्टम। ठीक है ना भैया, ये यहाँ पर क्या है, सिस्टम उल्टा है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, ग्लूक अल्फा सेल्स ठीक तरीके से वर्क नहीं करेंगे, तो जितना भी ग्लूकोज होगा वो क्या हो चला जाएगा, वेस्टेज में चला जाएगा ना। तो बॉडी को क्या चाहिए होगी, ज्यादा से ज्यादा शुगर चाहिए होगी। इसीलिए क्या रहता है इसमें, कि आपको मीठा खाना है, उल्टी चीजें हैं यहाँ पर। बीटा सेल्स में क्या आ रहा है, इंसुलिन हो रहा है, इंसुलिन में क्या हो रहा है, हाँ, तो ये हाइपोग्लाइसेमिया की तरह वर्क करेगा। उल्टी चीजें हैं यहाँ पर, हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया की। समझ रहे हो ना? थोड़ा पढ़कर, खुद पढ़कर समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी तो मैं दोबारा बता दूंगी, पढ़कर आना इस चीज को। ग्लूकागन रिड्यूस करता है सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक को। आगे बात की कर, सेल्यूलर अपटेक को क्या कर रहा है, और यूटिलाइजेशन को ग्लूकागन रिड्यूस कर रहा है। इसी वजह से ग्लूकागन को हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है बात अब? देखो इंसुलिन क्या है, अब ये भी पेप्टाइड हार्मोन है। दैट मीन्स के पास भी कैसे रिसेप्टर्स होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होंगे। अब देखो, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, ग्लूकोज होम्योस्टैसिस में। किसमें, होम्योस्टैसिस कहीं पर भी आएगा उसका मतलब क्या होगा, रेगुलेशन। क्या होगा, रेगुलेशन, यानी कि ग्लूकोज के रेगुलेशन को मेंटेन कर रहा है ये। अब यहाँ पर ग्लूकागन किसमें कर रहा था, लीवर सेल्स पर एक्ट कर रहा था। यहाँ पर इंसुलिन लीवर सेल्स पर तो करेगा ही, प्लस किस पर भी करेगा, एडिपोसाइट्स पर भी करेगा। एडिपोसाइट्स किसका आया है, एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू में क्या होता है, फैट होता है। क्या होता है, फैट होता है। हम जो मोटे और पतले होते हैं वो इसी लेयर की वजह से होते हैं। ऑर्गन सब में सेम होते हैं, सेम साइज के, थोड़ा बहुत फर्क होता है 19-20 का सबके ऑर्गन में। जिसका जितना बड़ा हाथ होगा उसकी उतनी मुट्ठी बंद होगी, तो उतना ही फिस्ट का उसका क्या होगा, हार्ट का साइज होगा। ये हम पता लगा लेते हैं। हाथ सबके एक जैसे होते हैं नहीं ना, बॉडी के अकॉर्डिंग होते हैं। तो जिसकी जैसी बॉडी होगी उसका उतना हार्ट होगा साइज का। लेकिन जो ये मोटा और पतले का खेल है, ये क्या है, हमारी स्किन के नीचे एक लेयर होती है, एडिपोस वाली लेयर। यहाँ पर फैट एक्यूमुलेशन होता रहता है, फैट जमा होता रहता है, जिसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। और फैट अगर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पतले हो जाएगा। क्लियर है भाई इतनी बात? तो इंसुलिन क्या करेगा, हिपैटोसाइट्स पर भी करेगा और एडिपोसाइट्स पर भी एक्ट करेगा, दोनों पे करेगा। और ये इनहेंस करेगा सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक को। वहां पर क्या हो रहा है, रोक रहा है ना, इस तरीके से यहाँ पर बढ़ रहा है। तो जब यहाँ पर सेल्यूलर टेक बढ़ेगा, सेल्स ग्लूकोज को ज्यादा लेने शुरू करेंगे, तो क्या होगा, सभी सेल्स में ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें मीठा क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। यानी कि इंसुलिन किस तरह वर्क करता है, किस तरह वर्क करता है इंसुलिन, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन की तरह। क्लियर हो गई चीजें, चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, लिखी हुई है इन्होंने यहाँ पर। रैपिड मूवमेंट चलता है ग्लूकोज का, किससे, ब्लड से हिपैटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स में।
जिसकी वजह से ब्लड के अंदर शुगर लेवल यानी कि ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक बोलते हैं। बस आपको दोनों के केस में हिपैटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स याद करना है। हिपैटोसाइट्स खाली इसमें और हिपैटो और एडिपो दोनों इसमें। थोड़ा जब आप खुद से पढ़ोगे तो आ जाएगा समझ में, अगर जिसकी समझ में अभी फिलहाल नहीं आ रहा है। और ये हर जगह नहीं होता है, टारगेट सेल्स पर होता है सब जगह जाकर। किस पर होता है, ठीक है। टारगेट सेल्स अभी कौन से हैं, इधर लीवर सेल्स हैं और इधर दोनों हैं। अब एक और बात हो रही है इंसुलिन की कि ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में भी क्या करता है, कन्वर्जन करता है। सबको आप मार्क करेंगे इन लाइंस को। इंसुलिन क्या कर रहा है, कन्वर्जन कर रहा है किसका, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस में जेनेसिस कोई चीज बन रही है, क्या बन रही है, ग्लाइको में आप ग्लूकोज नहीं करेंगे, ग्लूकोज इज फॉर ग्लूको, ग्लाइको इज फॉर ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन बन रहा है, किससे बन रहा है, ग्लूकोज से बन रहा है। किससे बन रहा है, ग्लूकोज से। ग्लूकोज होम्योस्टेटिस ब्लड में एक साथ क्या होता है, मेंटेन होकर चलता है, इंसुलिन और वही बात है, दोनों की यही बात। ये जो मेन है ना आपकी, वो अल्फा और बीटा ही है। क्या है, अल्फा और बीटा। समझ में नहीं आ रहा, थक गए हो पढ़ पढ़ के। इससे ग्लूकागन, इससे इंसुलिन, बस ये दो मेन है जो याद रखने हैं। बाकी हम क्या पढ़ेंगे, ये देखो बस इसके नेम याद रखने हैं। डेल्टा वाले का क्या नाम याद रखना है, सोमैटोस्टेटिन, सोमैटो, गलत लिख चुकी है स्टैटिन। और इसमें क्या होगा, एक सेल्स में प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड। इनके फंक्शन आपसे पूछने के लिए आएंगे ही नहीं, 1% को आपके सिर्फ नाम आ जाएंगे ये, तो बस नाम तक याद करना है। फंक्शन हमें ग्लाइको सॉरी ग्लूकोगन और इंसुलिन का ही क्या करना है, याद रखना है। क्लियर हो गई बात। अब देखो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, अगर बहुत लंबे समय तक प्रोलोंग हाइपरग्लाइसेमिया चलता है, यानी कि ब्लड में अगर शुगर का लेवल ज्यादा रहेगा, हाइपरग्लाइसेमिया रहेगी लंबे समय तक, तो क्या होगा, एक डायबिटीज टाइप की हो जाएगी। कौन सी, डायबिटीज मेलाइटस। क्या हो जाएगी, यानी कि सीधे सीधे पेनक्रियास ठीक से फंक्शन करना भूल गया या फिर बंद कर दिया उसने। तो आपको इंसुलिन ज्यादा जब केस क्या हो जाता है, सीरियस हो जाता है, तो पेट में इंजेक्शन लगता है। डायबिटीज, डायबिटीज वाले पेशेंट के सुना है, सुना है कहीं। तो अगर बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, बात ऊपर पहुंच जाती है, यानी कि सीरियस कंडीशन हो जाती है डायबिटीज मेलाइटस वाले की, यानी कि शुगर वाले पेशेंट की, जो कि ज्यादातर लोगों को यही वाली शुगर होती है, तो उनके लास्ट ऑप्शन क्या होता है, इंजेक्शन लगते हैं रोज रात को पेट में। किसके इंजेक्शन होते हैं, वो इंसुलिन के, किसके इंजेक्शन होते हैं। तो इंसुलिन क्या कर रहा है, हाइपोग्लाइसेमिक है ना, यानी कि ब्लड के अंदर शुगर को कम कर रहा है। क्या कर रहा है, ब्लड में शुगर को कम कर रहा है। और वैसे ब्लड में शुगर क्या है, बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से हाइपरग्लाइसेमिया लिखा हुआ है वहां पर, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और जब किसी को डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगी, यानी कि शुगर हो जाएगी, तो उसका बॉडी में से ग्लूकोज यूरिन के थ्रू भी क्या होना शुरू हो जाएगा, पास आउट होना शुरू हो जाएगा, और उसके साथ साथ कीटोन बॉडीज भी निकलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। बाकी लास्ट में लिखा हुआ है इंसुलिन थेरेपी चलती है उनकी, क्या चलती है। अब एक चीज बताऊं मैं आपको, आजकल एक ड्रग चल रहा है, कौन सा ड्रग चल रहा है, ओजेम्पिक। ये ड्रग चल रहा है, क्या है ये, ड्रग है, इनके मेडिसिन है। ये किसको दी जाती है, इन्हें ही दी जाती है। या फिर देखो जिसको शुगर होगी, जाहिर सी बात है वो डॉक्टर से अपना इलाज चलाएगा, खाली इंसुलिन से तो बात बनेगी नहीं। चलो इंसुलिन से बात बन गई, ठीक है, लेकिन कोई कोई अपनी बॉडी के पोस्चर से या फिर फिगर से भी क्या होता है, ऑब्सेस्ड होता है कि हमारी बॉडी खराब ना हो जाए, यानी कि मोटी ना हो जाए, है ना, क्या ना हो जाए, हमारी बॉडी मोटी ना हो जाए, अजीब सी ना हो जाए, तो जिसकी वजह से ओजेम्पिक हार्मोन सॉरी ओजेम्पिक ड्रग दिया जाता है। आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है उस ट्रीटमेंट में।
पेशेंट के अकॉर्डिंग देना होता है, डॉक्टर अपनी मर्जी से नहीं देगा। पेशेंट बोलेगा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारा वेट गेन हो रहा है, या फिर हम ऐसा ऐसा अजीब से दिखना है, हमें नहीं दिखना, हमें अपनी बॉडी को क्या रखना है, बिल्कुल फिट एंड फाइन रखना है, तो ये दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट है और जो भी फैट है वो बॉडी में स्टोर नहीं होता, वो बॉडी में स्टोर नहीं होता, जिसकी वजह से बॉडी स्लिम ट्रिम रहेगी, उनके शेप में रहेगी। हाँ, यही बात। ठीक है जी, अब आ जाते हो किस पर हम, टेस्टिस ओवरी पर। टेस्टिस बिल्कुल सीधा सीधा क्या है, आपका टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, सिक्रीट करेगा, ओवरी से क्या होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होगा। बाकी हम बहुत सी चीजें टेस्टिस और ओवरी में पढ़ चुके हैं, टेस्टिस और ओवरी में पढ़ चुके हैं, मतलब टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बारे में पढ़ चुके हैं अभी तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर हम 12th क्लास में करेंगे। कोई भी कराया आपको, मैं कराऊं या कोई और कराया, करेंगे तो आप ही ना, तो हम इसको स्किप कर दें। बाकी आप पढ़कर आ जाना, सारी चीजें लिखी हुई है, सब समझ में आ जाएगी, जिसने 12th अच्छे से की हुई होगी। और जिसने 12th अच्छे से की हुई नहीं होगी, उनकी अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी, वो आगे जाकर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, टेस्टिस में एंड्रोजन्स हैं जो कि मेनली टेस्टोस्टेरॉन होता है, ओवरी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होगा जो कि मेनली क्या होगा, एस्ट्रोजन ही क्या होगा, फीमेल सेक्स हार्मोन है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को क्या लेकर चलता है, मेंटेन करके चलता है। प्रोजेस्टेरॉन इज आल्सो कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन, तो वो तो बाद में होगा प्रोजेस्टेरॉन का ज्यादा अच्छे से काम। आ जाओ अब, हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगेन आई एम सेइंग टेस्टिस ओवरी में कोई प्रॉब्लम होगी बाद में पूछ लेना, आई विल टेल यू। ठीक है, अब हार्मोन, अब देखो सारी चीजें हमने पढ़ ली, लेकिन हमने शुरुआत में एक चीज पढ़ी थी, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को जब हम देख रहे थे, कौन कौन से सिस्टम में क्या क्या चीजें आपकी किस में इन्वॉल्व हो रही है, एंडोक्राइन सिस्टम में इन्वॉल्व हो रही है या फिर हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं, तो उसमें हार्ट इन्वॉल्व है, लीवर इन्वॉल्व है, और आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। लीवर नहीं, किडनी होगा यहाँ पर, लीवर भी इन्वॉल्व होता है भाई, बाइल जूस निकल रहा है, लेकिन उसको नहीं पढ़ेंगे, पेन इसको पढ़ेंगे हम, किडनी को। यहाँ पर किडनी की भी हमने बीच बीच में बातें बहुत सारी की है कि नहीं की है। तो आप देखो जितने भी यहाँ पर बोल्ड लेटर्स हो रहे हैं ना, क्या हो रहे हैं यहाँ पर, बोल्ड लेटर्स दिख रहे हैं, अच्छे से पढ़ेंगे उसको। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में और उनके हार्मोन्स के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन जैसा हमने पहले मेंशन किया था कि हार्मोन्स कुछ टिश्यूज यानी कि कुछ ऑर्गन्स से भी सिक्रीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे हार्ट में एट्रियल वॉल होती है, अब ये मत कहना कि हमें नहीं पता एट्रियल वॉल क्या है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, दो ऊपर वाले दो नीचे वाले, ऊपर वाले इज कॉल्ड एट्रियम, और या फिर ऑरिकल बोलते हैं ऊपर वाले को, ऑरिकल या फिर एट्रियम बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, हार्ट वाला चैप्टर नहीं किया, सर ने नहीं कराया भाई, करवा रखा है तो नील क्यों बैठे हुए हो, बिल्कुल पता है ना, नहीं पता तो सुन लो। हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, दो ऊपर के दो नीचे के, ऊपर वाले चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया या एट्रिया, जो भी आप बोलो, ठीक है, या ऑरिकल, नीचे वालों का एक ही नाम होता है, वी से वेंट्रिकल। तो ऊपर वाले क्या होंगी, एट्रियल वॉल से क्या होंगे, एट्रियम कनेक्टेड होंगे। कहाँ की बात हो रही है, एट्रियल वॉल, किसकी बात हो रही है, एट्रियल वॉल, किसकी बात हो रही है। अब एट्रियल वॉल से एक इम्पॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट होता है, दैट इज कॉल्ड एएनएफ। क्या होता है, एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर। इसका काम क्या है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का, मार्क करते हुए चलेंगे, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है ये। ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज हो जाता है तो एएनएफ खुद ब खुद क्या हो जाता है, सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स का डायलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लड वेसल्स का डायलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, तो ये जो ब्लड वेसल्स का डायलेशन हो रहा है एएनएफ के थ्रू, इसको वेसो डायलेशन भी बोलते हैं। लिख लो वहीं वहीं पर, बुक में ही लिख लो, वेसो डायलेशन। ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल्स का को जो डायलेट कर रहा है, क्या कर रहा है, डायलेट कर रहा है, और इसमें क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा इसकी वजह से।
जब ब्लड वेसल, ये जो ब्लड की नलिकाएं होंगी वो जब क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, तो ब्लड प्रेशर यानी चौड़ी चौड़ी हो जाएंगी थोड़ी सी, तो क्या हो जाएगा, ब्लड आराम से क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है, हार्मोन से यानी कि इस फैक्टर से सिक्रीट होने के बाद। इसका नाम क्या है, ANF, एंटी डायूरेटिक, सॉरी एट्रियल, सॉरी भाई, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है जी, पूरा हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पर आ जाओ अब। सेकंड में इरिथ्रोपोइटिन बोल्ड करके दिया हुआ है। इरिथ्रोपोइटिन का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी बताई थी ये चीज कल, इरिथ्रोपोइसिस बताई थी। इरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी की बात हो रही है, आरबीसी के भी बनने की बात हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी होगा किसकी वजह से, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की वजह से। कहाँ पर होगा, किडनी के अंदर। कहाँ पर होगा, किडनी में एक सेल्स होते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल या जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस में पढ़ा है किडनी में, यस सर सब पढ़ रखा है, सब भूले पड़े हैं बॉयज। हाँ भाई जैद पढ़ रखा है, आया यार, थोड़ा सा फेस एक्सप्रेशन से दिखा दिया करो, हाँ हमारे कुछ याद है। नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट पर। अब देखो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात हो रही है। ये बेचारा ट्रैक्ट अकेला 4 किसको करेगा, हार्मोन को, वो भी कैसे हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। जहां पर भी पेप्टाइड हार्मोन की बात हो रही है वो कैसे रिसेप्टर्स होंगे उनके पास, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होंगे। इसमें गैस्ट्रिन दिया हुआ है, सिक्रेटिन दिया हुआ है, CCK यानी कि कोलेसिस्टोकाइनिन दिया हुआ है मतलब, और GIP यानी कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड दिया हुआ है। ठीक है, GIP कौन कौन से करेगा, 4 पेप्टाइड हार्मोन को करेगा, चारों मैंने नाम बता दिए, वन बाय वन देखेंगे। गैस्ट्रिन देखो पहले, गैस्ट्रिन में गैस आ रहा है, गैस या फिर गैस आ रहा है, तो ये किसमें होगा, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में ही क्या होगा, सिक्रीट होगा या फिर एक्ट करेगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बेसिकली जो डाइजेशन करते हैं, क्या करते हैं, जो कौन करता है डाइजेशन हमारा, सबसे पहले खाना कहाँ जा रहा है, पेट में जा रहा है, स्टमक में, वहां पर कौन कौन से वो होते हैं, फ्लूइड, एसिड होता है, एसिड कौन सा, डाइल्यूट HCl, कौन सा, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक क्या होता है, पेप्सिनोजन होता है। ठीक है, जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस में पेप्सिनोजन भी तो होगा, पेप्सिनोजन इज हार्मोन, बेसिकली एंजाइम है जो हार्मोन की तरह बिहेव करे। सिक्रेटिन देखो, अब सिक्रेटिन एक्सोक्राइन पेनक्रियास पर वर्क करेगा, यानी कि किस पर वर्क करेगा, एंड एड्रिनलिन पर, किस पर, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सोक्राइन पेनक्रियास मतलब पेनक्रियाटिक एसाइनी पर, किस पर, हाँ, और स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन किसके, वाटर के आयंस को और बाइकार्बोनेट के आयंस को। क्लियर है इतना, तो 1 2 डाल लो इस पर, गैस्ट्रिन फर्स्ट हो गया, सिक्रेटिन सेकंड हो गया। CCK देखो अब, CCK इज कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन दोनों पर वर्क करता है। दो कौन कौन से हैं, एक अभी जो हम पेनक्रियास पढ़कर आए हैं, दूसरा गॉल ब्लैडर। व्हाट इज गॉल ब्लैडर इन हिंदी, वो मतलब पाइप को वो करता है। गॉल ब्लैडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पित्त की थैली, पित्तराशी है, लोकल लैंग्वेज में पित्त की थैली बोलते हैं ना, स्टोन हो जाते हैं उसमें, फिर ऑपरेशन नहीं होता है ना, तो वो वाली पित्त की थैली है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर की बात हो रही है। यहाँ पर पेनक्रियास से क्या होगा, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होगा, गॉल ब्लैडर से क्या होगा, बाइल जूस सिक्रीट होगा। ये दोनों ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, CCK कर रहा है इनको। GIP देखेंगे लास्ट, ये इनहिबिट करेगा किसको, जो पहले वाला था ना गैस्ट्रिन वाला, यानी कि गैस्ट्रिक जूसेस को ये क्या करेगा, उनके सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा, इनके रोकेगा, और अगर वो रुके भी नहीं है सिक्रीट होने से तो उनको मूव होने से रोकेगा, इनकी उनकी मोटिलिटी को भी अफेक्ट करता है। और भी क्या होते हैं, कुछ नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज होते हैं। ओवरऑल बात हो रही है, बात खत्म हो गई है किसकी, ये 4 पेप्टाइड हार्मोन की। लास्ट में ये जो 2 लाइनें दी हुई है वो देखेंगे ध्यान से, कि जो नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज हैं वो कुछ क्या करते हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं,
जिनको बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? ग्रोथ फैक्टर्स। ये ग्रोथ फैक्टर्स क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। बेसिकली किस पर अफेक्ट करेंगे? ग्रोथ वर्ड आ रहा है तो ग्रोथ पर ही करेंगे। ग्रोथ टिश्यूज, ग्रोथ ऑफ टिश्यूज पर। हाँ, जो भी टिश्यूज की नॉर्मल ग्रोथ चल रही होती है उनके लिए कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। और वो कौन से फैक्टर्स हैं? ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, देखो कॉन्टिन्यूअसली क्या हो रहा है? टिश्यूज किससे बने हुए हैं? सेल्स से। ठीक है, टिश्यूज किससे बने हुए हैं? हमारे सेल्स क्या होते रहते हैं? वियर एंड टीयर होते रहते हैं, यानी कि रिपेयरिंग की जरूरत होती है उनको। रिपेयरिंग की जरूरत होती है कि नहीं होती है? तो वो कौन करेगा? ग्रोथ फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। अब अगर आपके सेल्स जो बनकर काम कर कर क्या हो रहे हैं? डेड हो रहे हैं, आपके अंदर कुछ महसूस होता है ऐसा? नहीं ना, आपको पता भी नहीं चलता है भाई हमारे बॉडी के सेल्स क्या हो गए हैं, वियर एंड टीयर या फिर कोई कुछ ये इफेक्ट पड़ रहा है। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता फील? क्योंकि उसको साथ ही साथ में वही उसका मैकेनिक खड़ा हुआ है। कौन है उसका मैकेनिक? ग्रोथ फैक्टर। कौन है उसका मैकेनिक? लास्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। दो तरीके के यहाँ पर आपको डायग्राम्स देखने को मिल रहा है। ये तो आई हैव पहले से ही क्या बता चुकी हूँ मैं, ये वाला। अब देखो ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। चलो रुक जाते हैं। देखो फर्स्ट डायग्राम कुछ इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, बुक में ही देखेंगे, वहीं पर एडिट कर लो। वहीं पर एडिट कर लो। यहाँ पर जो रिस्पॉन्स वन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है रेड कलर से। रेड कलर इज फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो ब्लू कलर से बनाया है मैंने इट इज रिसेप्टर। और ये बाहर क्या है? हार्मोन होगा, जाहिर सी बात है। हार्मोन डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलेगी, डायरेक्ट पहले उसको इनडायरेक्टली किसके पास जाना पड़ेगा? रिसेप्टर के पास, तब जाकर वो क्या आएगा? अंदर आएगा, यानी कि सेल के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? सेल के अंदर। मैंने एग्जांपल दिया था शुरुआत में आपको किसका, कि कोई भी पार्टी वगैरह हो रही है, ठीक है, तो अगर आप बड़े लोगों की पार्टी हो रही है वीआईपी, अब आपको वहां पर एंट्री करनी है तो आप कैसे एंट्री करोगे? डायरेक्ट करोगे? ठीक है, थ्रू करोगे ना। तो वही वाला एग्जाम्पल यहाँ पर फिट कर दो, बस इस वाले डायग्राम। और यहाँ पर रिस्पॉन्स वन से ये जो एएमपी में जा रहा है, किसमें जा रहा है? साइक्लिक एएमपी में जा रहा है, यानी कि सेकेंडरी मैसेंजर जो डेवलप हो रहा है, यानी कि सेकेंड रिस्पॉन्स जो डेवलप हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर जो डेवलप हो रहा है सेकेंड रिस्पॉन्स, इसको डेवलप करने का काम कौन कर रहा है? एंजाइम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एडिनिलेट साइक्लेज। बस ये लिखना है आपको।
एडिनिलेट साइक्लेज। एडिनिलेट साइक्लेज जब क्या करेगा, एक्ट करेगा, तो सेकेंड रिस्पॉन्स मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, एज अ सेकेंड मैसेंजर मिलेगा। तो बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होगा जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलता है। और अगर हम यहाँ पर ओवरी के सेल की बात करें तो यहाँ पर ओवेरियन ग्रोथ चलती है। क्या चलती है? ओवेरियन ग्रोथ। अगर हम एग्जाम्पल किसका लें, ओवरी के सेल का लें, सपोज करो ये एक ओवरी है, ओवरी का जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है उसका क्या लिया हुआ है, ये सपोज करो इतना पोर्शन का हमने जूम इन करके बनाया हुआ है। तो कोई भी सेल होगा, एनिमल टिश्यू है, ओवरी या प्लांट टिश्यू है, एनिमल है। एनिमल में सबसे आउटर मोस्ट क्या होती है, सेल वॉल होती है, नहीं सेल मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, ठीक है। सेकंड देखो अब, और यहाँ पर अगर हम ओवेरियन की बात कर रहे हैं तो ये वाला हार्मोन कौन सा होगा, FSH। कौन सा होगा, FSH। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो आप सेकंड वाला डायग्राम बिल्कुल अलग है, सेकंड वाला डायग्राम है बिल्कुल अलग। सपोज करो ये क्या है, हार्मोन है, ये न्यूक्लियस है। क्या है ये, न्यूक्लियस। ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, ये डायरेक्ट एंटर हो जाएगा। डायरेक्ट जब एंटर होगा तो ये यहाँ चला गया, इसने इसको पकड़ लिया, न्यूक्लियस ने इसको पकड़ लिया। न्यूक्लियस ने जैसे ही इसको पकड़ा तो ये यहाँ पर एक्ट करेगा डीएनए पर। डीएनए से क्या बनाएगा, mRNA। कौन सा बनाएगा, mRNA। mRNA फिर से बाहर जाएगा किसके पास, राइबोसोम के पास। किसके पास, राइबोसोम। ये राइबोसोम है, सपोज करो इस राइबोसोम के पास ये mRNA चला गया, आगे इसके पास। अब ये राइबोसोम क्या बना देगा, छोड़ करके प्रोटीन बना देगा। क्या बना देगा, प्रोटीन बना देगा। क्लियर है बात नहीं? अब दोनों में डिफरेंस देखो थोड़ा सा और। हाँ बस 1 मिनट का रह गया, देखिए दोनों प्रोसेसेस में से कौन सा फास्ट चलेगा, कौन सा स्लो चलेगा। कौन सा फास्ट, ये वाला फास्ट चलेगा। अगर आपकी जान पहचान किसी वीआईपी से होगी मिनटों में होगा काम, ठीक है। ये थोड़ा स्लो चलता है, भले ही ये डायरेक्ट जा रहा है लेकिन ये स्लोली स्लोली जाएगा क्योंकि प्रोटीन बन रहा है। यहाँ पर अब देखो, जब आप किसी अपनों की शादी में जाओगे तो आप क्या करोगे, सारी देखोगे, डेकोरेशन भी देखोगे भाई, मिलते हुए लोगों से चलोगे तो बिल्कुल अंदर तक जहाँ पर ब्राइड और ग्रूम बैठा होगा, दूल्हा दुल्हन बैठे हुए होंगे दोनों, वहां तक जाने में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, रिश्तेदार मिल जाएंगे जिनसे मिलते हुए चलोगे। तो इसलिए यहाँ पर टाइम लग जाता है, स्लो हो गए। बढ़िया था एग्जाम्पल, बढ़िया था कि नहीं? यहाँ आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे था, मेन जो भी स्पीच वगैरह दी हुई होगी। एक बात, दो बात और रहेगी इसमें, ये प्रोटीनेशियस है, फोटो ले लेना इसकी, स्टीरॉयडल है, और ये स्टीरॉयडल है। अब क्लास ऑलमोस्ट हो चुकी है, ये कौन सा सर, भाई कोई भी स्पीच चलती हुई होगी, वीआईपीएस की बात हो रही होगी, आपके सर के ऊपर से जा रही होगी, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप सोचोगे बस हम तो जा रहे हैं, यहाँ से हो गया अब हमारा काम, हमें प्रेजेंस लगानी थी, लेट्स ड्यूरेशन। लेकिन ये अपनों का फंक्शन है तो ये पूरा खत्म करके रखोगे आप, विदाई करा कर जाएंगे, फोटो शूट करा कर जाएंगे अच्छे से, ठीक है, सबके साथ। हो गया चैप्टर फिनिश है, या काम में ही रह जाते हैं, काम निपटा कर जाएंगे, खाने पीने का सामान अच्छे से लगवा कर जाएंगे। तो ले लो इसकी, लड़कों का ये होता है, लड़कियों का फोटो शूट कराने का होता है या फिर सबसे मिलने का होता है, यही चलना है काम, है ना भाई।